आइए आज सुनते हैं शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई एक कहानी नन्हू। चिट्ठी चिट्ठी। डाकिये ने दरवाजे पर दस्तक दी तो नन्हू साहू आइन ने दाल की बटुली पर यूं कलछी मारी जैसे सारा कसूर बटुली का ही है। हल्दी से रंगे हाथ में कलछी पकड़े वह रसोई से बाहर आई और गुस्से के मारे जली भुनी दो का एक डग मारती जोड़ी के पास पहुंची। कौन है रे? सवाइन ने एक हाथ में कलछी पकड़े दूसरे से सांकल उतार कर दरवाजे से झांका तो डाकिये को देखकर धक से पीछे हटी और पल्लू से हल्दी का दाग बचाते एक हाथ का घूंघट खींचकर दरवाजे की आड़ में छिपकली की तरह सिमट गई। अपने की चिट्ठी कहाँ से आएगी मुंशी जी? पता ठिकाना ठीक से उचार लो, भूल चूक हो गई होएगी। वे धीरे से फुसफुसाई। पल्ले से केवल उनकी कनगुरिया दिख रही थी जो आशंका और घबराहट के कारण छिपकली की पूंछ की तरह एट रही थी। नहीं जी, कलकत्ता से किसी राम सुबक साहू ने भेजी है, पता ठिकाने में कोई गलती नहीं। रामसू? अत कही बात को एक घूंट में पीकर सवाइन यूं देखने लगी जैसे पानी का धक्का लग गया हो। कनगुरियों का सिरा पल्ले में निश्चेष्ट कील की तरह अड़ गया था। अपने की ही है मुंशी जी। मुंशी जी ने चिट्ठी आगे बढ़ाई। कनगुरिया फिर हिली। पतंगे की तरह फड़फड़ाती चिट्ठी को पंजे में दबोच कर नन्हू सवाइन पीछे हटी और दरवाजे को झटके से भेड़ लिया। आंगन के कोने में पानी रखने के चबूतरे के पास खड़े होकर उन्होंने चिट्ठी को पढ़ा। राम सुबह आ रहा है, लिखा था चिट्ठी में। केवल 3 सत्र की इबारत थी पूरी, पर नन्हू के लिए उसके एक एक अक्षर को उच्चारने में पहाड़ सा समय लग गया। चबूतरे के पास कलसी के नीचे पानी गिरने से जमीन नम हो गई थी। जौ के बीज गिरे थे जाने कब के, इकट्ठे एक में सटे हुए उजले हरे अंकुए फूटे थे। नन्हू सवाइन एकटक उन्हें देखती रही बड़ी देर तक। 5 साल का समय कुछ कम तो नहीं होता। लंबे लंबे 5 साल। पूरे 5 साल के बाद आज राम सुबह को भौजी की याद आई है। 5 साल में उसने एक बार भी कुशल मंगल का हाल नहीं दिया। एक बार भी नहीं पूछा कि भौजी जीती है कि मर गई। जब अपना ही नहीं रहा हालचाल लेने वाला तो दूसरा कौन पूछता है किसे? नन्हू सवाइन ने चारपाई के पास से माची खींची और उस पर बैठ गई। हल्दी सनी अंगुलियों के निशान कांट पर उभर आए थे जैसे वह किसी के शादी ब्याह का न्योता था। शादी ब्याह का ख्याल आते ही नन्हू सवाइन की आंखें चल हुई मछली से चिलक उठी। जाने कितनी बार सोचा है उसने अपनी शादी के बारे में। कई दफे सोचा, इस दुखदाई बात को फिर कभी ना सोचूंगी। जो भाग में न था उस पर पछतावा क्या। पर औरत क्या जो अपनी शादी पर ना सोचे, और एक ऐसी औरत जिसकी शादी उसकी जिंदगी का दस्तावेज बनकर आई हो। जिंदगी सिर्फ उसकी गिरोही नहीं बनी, उसने तो नन्हू के समूचे जीवन को रेत भरी परती की तरह वीरान कर दिया। गांव की सभी औरतों की तरह नन्हू का भी ब्याह हुआ। उसकी भी शादी में वही हुआ जो सभी शादियों में होता है। बाजा गाजा, हल्दी सिंदूर, भोज उत्सव, हंसी रुलाई, सब कुछ वही। लेकिन एक बात में जरूर अंतर था कि नन्हू की शादी उसके मायके में नहीं ससुराल में हुई। इस तरह भी शादियां भी कोई नई नहीं है जो जिंदगी के इस महत्वपूर्ण मौके को भी उत्साह और इच्छा के बावजूद रंगीनियों से बांधने के उपकरण नहीं जुटा पाते। वे बारात चढ़ाकर नहीं, डोला उतार कर शादी करते हैं। इसीलिए नन्हू की शादी भी डोला उतार कर ही हुई। तो इसमें भी कोई खास बात तो नहीं हो गई। नन्हू का पति मिस्री लाल एक पैर का लंगड़ा था, पैदाइशी लंगड़ा। उसका दायां पैर जवानी में भी बच्चों की बाह की तरह ही मुलायम और पतला था। डंडा टेक कर फुदकता हुआ चलता। नाक नक्शे में कोई बुरा नहीं था वैसे। काला चेहरा उभरी हुई हड्डियों की वजह से बहुत वीरान लगता। घर में किराने की दुकान होती जिसमें खाने पीने के जरूरी सामानों के अलावा तंबाकू, बीड़ी, सलाई और जरूरत की कुछ सब्जियां भी बिकती। अक्सर सब्जियां बासी पड़ी रहती।
क्योंकि अनाज से बराबर के भाव खरीदने वाले अच्छे गृहस्थ भी मेहमान के आने पर ही इस तरह का सौदा किया करते। मिस्री लाल की शादी पक्की हुई तो नन्नू का बाप बड़ा खुश था, क्योंकि मिस्री लाल के नाम पर जो लड़का दिखाया गया वह शक्ल में अच्छा और चाल चलन में काफी शौकीन था। लंबे लंबे उल्टे फेरे हुए बाल थे, रंग वैसे सांवला था पर एक चिकनाई थी जो देखने में खूबसूरत लगती थी। इसीलिए लड़के वालों ने जब जोर दिया कि हमें बारात चढ़ा के शादी सहती नहीं, डोला उतारेंगे, तो थोड़ी मीन मेघ के बाद नन्नू का बाप भी तैयार हो गया, क्योंकि इसमें उनका भी कम फायदा ना था। खर्चे की काफी बचत थी। डोला आया। उसी दिन हल्दी तेल की सारी रस्में बतौर टोटके की पूरी की गई और उसी रात को बाजे गाजे के बीच नन्नू की शादी मिस्री लाल से हो गई। बाजों की आवाजें हमेशा जैसे ही खुशी से भरी थी। मंडप की झड़ियों और चंदोवों में हवा की खुशी भरी हरकतें भी पूर्वत थी। भाटिनों के मंगल गीतों में राम और सीता के ब्याह की वही पवित्रता गूंज रही थी। पर नन्नू अपने हाथ भर के घूंघट के नीचे आंसुओं को सुखाने की कितनी कोशिश कर रही थी, इसे किसी ने न देखा। एक भारी बदसूरत पत्थर को गले में बांधे वह वेदना और पीड़ा के अछोर समुद्र में उतार दी गई, जहां से उसकी सिसकियों की आवाजें भी शायद ही सुनाई पड़ती। कहो भौजी, बाबा ने देखा तक मुझको, बस शादी भी मिस्री भैया की। राम सुबक ने दूसरे दिन कोने में बैठी नन्नू से मुस्कुराते हुए कहा, अपना अपना भाग है, ऐसी चांद सी बहू पाने की किस्मत मेरी कहाँ है। भौजी तो मजाक के लिए बनी है, पर ऐसे मजाक का भी क्या जवाब। नन्नू की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, जिन्हें वह पूरे 24 घंटे से लगातार रोके हुए थी। राम सुबह बिल्कुल घबरा गया। उसने दुखी करने के लिए ही चोट की थी, पर घायल सदा पंख समेटे शिकारी के चरणों में ही नहीं गिरता, कभी कभी खून की बूंदें भी गिरती हैं और पंछी तीर को सीने में समाये ही उड़ता जाता है। ठीक कहा अला तुमने, अपना अपना भागी तो है, नन्नू ने कहा और चुपचाप पलकों से आंसुओं की चट्टानों को ठेलती रही। राम सुबह मिस्री लाल का मेरा भाई है। अक्सर वह यहीं रहता, एक तो इसीलिए कि उसे अपना घर पसंद न था, बाप सख्ती से काम कर रहा था, और आनाकानी की तो बूढ़े बाप के साथ दूसरे भाइयों का मिला जुला क्रोध उसके लिए बहुत भारी पड़ता। दूसरे मिस्री लाल का भी इरादा था कि वह अक्सर यहाँ आता जाता रहे, ताकि उसे दुकान के लिए सामान वगैरह खरीदवाने में आसानी रहे। राम सुबह के लिए मिस्री लाल का घर अपना जैसा ही था। उसने मिस्री लाल की शादी की बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ था कि घर में एक औरत आ जाएगी, थोड़ी चूहल रहेगी, और मुरव्वत में अक्सर जो उसे चूल्हा फूकने का काम भी कर देना पड़ता है, उससे फुर्सत मिल जाएगी। पर नन्नू को देखकर राम सुबह को लगा कि कुछ ऐसा हो गया जैसा कभी सोचा न था। नन्नू वह नहीं जिसे मिस्री लाल की औरत के रूप में देखकर उसे कुछ अड़चन न मालूम हो। वह काफी विश्वास के साथ आया था नन्नू से बात करने, उसे जता देने की राम सुबह भी कुछ कम नहीं है। मिस्री लाल का बड़ा आदर मिलता है उसे, यह घर जैसे उसी के सहारे टिका है, और भौजी के लिए राम सुबह सा देवर भी कहाँ मिलेगा। और शादी के पहले तो नन्नू के बाप ने भी उसे ही देखा था, पर जाने क्या है नन्नू की उन झुकी हुई आंखों में कि राम सुबह सब भूल गया। चारपाई की नीचे बिछी रंगीन सुहागी चटाई पर पैरों को हाथ में लपेटे नन्नू बैठी थी गुड़ी मुड़ी सी। उसकी लंबी बरौनियां बारिश में भीगे तितली के परों की तरह नम और बिखरी थी, और वह एकटक कहीं देख रही थी, शायद मन के भीतर किसी बालियों से लदी फसल से ढके लहराते हुए एक खेत को, जिसमें किसी ने अभी अभी जलती हुई लुकाटी फेंक दी है। राम सुबह बड़ी देर तक वैसे ही चुप बैठा रहा। वह कभी आंगन में देखता था, कभी मुंडेर पर। वह चाहता था कि चुप्पी को नन्नू ही तोड़े, वही कुछ कहे, अपने मन से ही जो कहना ठीक समझे, क्योंकि उसके कहने से शायद बात कुछ ठीक बने ना बने। पर नन्नू तो कुछ बोलती ही नहीं। ब्याह के दूसरे दिन के रस्म रिवाज पूरे हो रहे थे। कमारी डाले में अक्सर सिंदूर लेकर गांव की तमाम सतियों की चौरी पूज आई थी,
और सबसे मिसिरलाल की मृत माँ की ओर से वर वधू के लिए आशीर्वाद मांग आई थी। रात भर गाने से थकी हुई भाटी ने अपने मोटे और भौड़े स्वरों में अब भी राम और सीता की जोड़ी को आजी से गा रही थी। कुछ बच्चे कुचे लोग एक तरफ बैठे खा रहे थे। पूर्वे पत्तल इधर उधर बिखरे पड़े थे। अच्छा भौजी, राम सुबह के इस मौन को और न झेल सका, चुपचाप उठकर आंगन में चला आया। क्यों बबुआ, भौजी पसंद आई? एक मनचली भाटिन ने मोटी आवाज में पूछा। हाँ हाँ, बहुत। राम सुबह इस प्रश्न की चुभन को भाप गया था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की पर गर्दन ऊपर न उठ सकी। वह चुपचाप सिर झुकाए दालान में जाकर मिसिरलाल के पास चारपाई पर बैठ गया। उस समय मिसिरलाल दो एक नाते रिश्ते के लोगों से बातें कर रहा था। पीले रंग की धोती उसके काले शरीर पर काफी फब रही थी, पर उसके चेहरे की वीरानी में कोई अंतर न था। खुशी उसके चेहरे पर ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने मुर्चीली पिचकी हुई डिबिया में कपूर रख दिया हो। उसके दाहिने हाथ का कंगन एक मरे हुए मकड़े की तरह फूल रहा था। जाने क्यों आज राम सुबह को मिसिरलाल बहुत बदसूरत लग रहा था। शादी के कपड़ों में कोई ऐसा भद्दा लगता है या राम सुबह ने पहली बार देखा? सुबह, मिसिरलाल ने बातचीत से निपटकर दालान में एकांत देखकर पूछा। क्या रे, भौजी कैसी लगी? सच सच कहना, अपनों से क्या तुराओ? गया था ना, कुछ कह रही थी क्या? नहीं तो, राम सुबह ने कहा। काफी हंसमुख है। वैसे मायका छूटने पर तो सभी दुल्हनें थोड़ी उदास रहती हैं। मिसिरलाल अजीब तरीके से हंसा। अरे वाह रे सुब्बू, तू तो भाई दुल्हन पहचानने में बेजोड़ निकला। उदास क्यों लगी है भला? वह किसी परिवार वाले घर में आती सास जेठानियों की धौ से कलेजा फट जाता। दिन रात काँव काँव, यहाँ तो बस दो परानी है, राज करना है कि नहीं? राम सुबह गर्दन झुकाए चारपाई के नीचे देख रहा था। उसने वैसे ही हामी भर दी जैसे उसने पूरी बात सुनी ही ना हो। मिस्त्री साहब, दरवाजे से कमारी ने पुकारा। बाबा जी बुला रहे हैं चौके पर, कंगन छोड़ने की सहित बीत रही है। मिसिरलाल धीरे से उठा और फुदकता हुआ चौके पर जा बैठा। लाल चुनर में लपेटे गुड़िया की तरह उठाकर नन्हों को कमारी ले आई और उसने मिसिरलाल की बगल में बैठा दिया। मिसिरलाल की शादी हुए एक सतवारा बीत चुका था। इस बीच जाने कितनी बार राम सुबह नन्हों के पास बैठा। नन्हों के पास बैठने में उसे बड़ी घुटन महसूस होती। उसे हर बार लगता कि वह गलती से आ गया। उसका मन हर बार एक अजीब किस्म की उदासी से भर जाता। वह सोचता कि अब उसके पास नहीं जाऊंगा, जो होना था सो हो गया, पर उसका जी नहीं मानता। नन्हों ने इस बीच मुश्किल से उससे दो चार बातें की होंगी। कभी शायद ही उसकी ओर देखा होगा, पर पता नहीं उन झुकी हुई बरौनियों से घिरी आंखों में कैसा भाव है कि राम सुबह खिंचा चला आता है। वे आंखें उसे कभी नहीं देखती, कहीं और देखती हैं, पर उनका इस तरह देखना राम सुबह के मन में आंधी की तरह गुमड़ उठता है। वह बार बार सोचता है कि शायद नन्हों के बाप के सामने वह दूल्हा बनकर ना खड़ा होता तो नन्हों आज यहाँ ना होती। झुकी हुई पलकों से घिरी इन आंखों की पीड़ा उसी की उपजाई हुई है। वही दोषी है, वही अपराधी। राम सुबह इसलिए नन्हों के पास जाने को विकल हो उठता, पर पास पहुंचने पर यह विकलता कम नहीं होती। उसकी माँ ने बहू की मुंह दिखाई देने के लिए 2 रुपये न्योता के साथ भेजे थे, पर नन्हों को देखकर उसकी हिम्मत ना होती कि वे रुपये माँ की ओर से उसे दे दे। वह बाजार से सिल्क का एक रुमाल भी खरीद लाया, रुपये उसी में बांध लिए, पर रुमाल हमेशा उसकी जेब में पड़ा रहा। वह उसे नन्हों को दे ना सका। क्यों लाला, इतने उदास क्यों हो? एक दिन पूछा था नन्हों ने। यह मन नहीं लगता? भाई भौजाइयों की याद आती होगी? नहीं तो उदास कहाँ हूं, तुम जो हो। राम सुबह ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं तो हूं ही, पर लाला मैं तो दुख की साझीदार हूं। सुख कहाँ है अपने पास?
जो दूसरों को दे दूं। उदासी में पली, उदासी में ही बढ़ी। जन्मी तो माँ मर गई, बड़ी हुई तो बाप को बोझ बनी। मैं भला दूसरे की उदासी क्या दूर कर सकूंगी। देखो भाजी, राम सेवक ने पूरी समझदारी से कहा, जो होना था वह हो गया। दिन रात घुलते रहने से क्या फायदा। कुछ खुश रहा करो, थोड़ा हंसा करो। नन्नू मुस्कुराने लगी। अच्छा लाला, तुम कहते हो तो खुश रहा करूंगी, हंसूंगी, पर बुरा ना मानना। बेमन के काम में थोड़ी देर लगती ही है। उस दिन राम सेवक बड़ा प्रसन्न था। सिर का भारी बोझ हट गया, जैसे किसी ने कलकते हुए कांटे को खींचकर निकाल दिया। नन्नू का मुस्कुराना भी अजब है। वह सोच रहा था, उदास रहेगी तब भी, मुस्कुराएगी तब भी। हर हालत में जाने क्या है उसके चेहरे में जो राम सेवक का मन उचाट देता है। गांव में घूमता रहे, बाजार से सौदा लाता रहे, लोगों के बीच बैठकर गप्पे हाँकता रहे। नन्नू के चेहरे की सुध आते ही एक रात सूद झटके से टूट जाता। सोई सतह में लहरें वृत्ताकार घूमने लगती। सन्नाटे में जैसे मंदिर के घंटे की अनुगूंज झंझना उठती। चैती हवा में गर्मी बढ़ गई थी। उसमें केवल नीम की सुवासित मंजरियों की गंध ही नहीं, एक नई हरकत भी आ गई थी। उसकी लपेट में सूखी पत्तियां, सूखे फूल, पकी फसलों की टूटी बालियां तक उड़कर आंगन में बिखर जाती। दोपहर में खाना खाकर मिश्रीलाल दलान में सो जाता और राम सेवक बाजार गया होता या कहीं घूमने। नन्नू अपने घर में अकेली बैठी सूखे पत्तों का फड़फड़ाना देखती रहती। उसके आंगन के पास ही खंडर में नीम का पेड़ था। ऐसे दिनों में जब नीम हरी निम्बोरियों से लद जाती, वह ढेर सी निम्बोरियां तोड़कर घर ले जाती और उन्हें तोड़ तोड़कर उसके ताजे दूध से गालों पर तरह तरह की तस्वीरें बनाती। शीशे में ठीक एपन की पुतरी मालूम होती। रामलीला में देखा था, राम और सीता बनने वाले लड़कों के गालों पर ऐसे ही तस्वीरें बनती थी। हवा का एक तेज झोंका आया, किवाड़ झटके से खड़खड़ाया। देखा सामने राम सेवक खड़ा था मुस्कुराता हुआ। भौजी, वह पास की चारपाई पर बैठ गया। एक गिलास पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। कहाँ गए थे इतनी धूप में? नन्नू उठी और आंगन के कोने में चबूतरे पर रखी गगरी से पानी ढालकर ले आई। जाने क्या हो गया था उस दिन राम सेवक को कि उसने गिलास के साथ ही नन्नू की बाह को दोनों हाथों से पकड़ लिया। एक झटके के साथ बाह कांपी और सांप की तरह एट का सुबह के हाथों से छूट गई। गिलास धम के आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। शर्म नहीं आती तुम्हें? नन्नू सापिन की तरह फुफकारती हुई बोली। बड़े मर्द थे तो सबके सामने बाह पकड़ी होती। तब तो स्वांग किया था, दूसरे के एवज बने थे, सूरत दिखाकर ठगहारी की थी। अब दूसरे की बहू का हाथ पकड़ते शर्म नहीं आती? मैं तो भौजी तुम्हें यह देने आया था। राम सेवक ने रुमाल निकाला जिसकी खूंट में 2 रुपए बंधे थे। क्या है यह? नन्नू ने गुस्से में ही पूछा। मुंह दिखाई के रुपए हैं, कई बार देने को सोचा पर दे ना सका भौजी। उसने रुमाल वही चारपाई पर रखते और लड़खड़ाता हुआ बाहर चला गया। सारा आंगन झूले की तरह डोल रहा था। गांव की गलियां, दरवाजे जैसे उसकी ओर घूर रहे थे। उसी दिन वह अपने गांव चला गया। 2 महीने बीत गए। इधर राम सेवक का कोई समाचार न मिला। मिश्रीलाल कभी उसकी चर्चा भी करता तो नन्नू को चुप देख 1-2 बातें चलाकर मौन हो जाता। दुकान के लिए सारी जरूरी चीजें राम सेवक ही खरीद कर लाता था। उसके न होने से मिश्रीलाल को बहुत तकलीफ होती। किसी लद्दू टट्टू या बैल वाले से सामान तो वह मंगवा लेता, पर चीजें मन माफिक नहीं मिलती और उनके साथ बाजार जाकर चीजें खरीदने में उसे काफी दिक्कत भी होती। दोपहर के वक्त जबकि सूरज सिर पर तपता होता, लू में डंडे के सहारे टेकता, पसीने से लथपथ किसी तरह वह घर पहुंचता। इस तरह की आवाजाही में एक दिन उसे लू लग गई और वह बिस्तर पर गिर पड़ा। नन्नू ने आम के पन्ने पिलाए, हाथों और पैरों में भुने आम की लुगदी भी लगाई, पर ताप कम ना हुआ। पीड़ा के मारे वह झटपटाता रहा। नन्नू घर से निकलती ना थी, किसी से मदद मांगना भी मुश्किल था।
उसने कमारी को बुलाकर राम सुबह के गांव भेजा। कहलाया कि कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, खबर मिलते ही जल्दी से जल्दी चले आवे। 3-4 घड़ी रात गए। राम सुबह मिस्त्री लाल के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां काफी भीड़ थी। भीतर औरतों के रोने की चित्कार गूंज रही थी। बाहर मिस्त्री लाल का शव रखा था। नैनो विधवा हो चुकी थी। राम सुबह मिस्त्री लाल के क्रियाक्रम में लगा रहा। नन्नू से कुछ कहने की उसे फुर्सत ही ना मिली। कभी सामने नन्नू दिख भी गई तो उसमें इतना साहस ना हुआ कि सांत्वना के 2 शब्द भी कह सके। कांच की चूड़ियां भी किस्मत का अजीब खेल खेला करती हैं। नन्नू जब इन्हें पहनना नहीं चाहती थी तब तो ये जबरदस्ती उसके हाथ में पहनाई गई, और अब जब वह इन्हें उतारना नहीं चाहती तो लोगों ने जबरदस्ती हाथों से उतरवा दी। कार पड़ोसन के घर में इतनी फुर्सत मिलती तो वह अपनी इसी सुहाग की चटाई पर बैठी हुई चुपचाप आंगन में देखा करती। राम सुबह उसके इस देखने के ढंग से इतना परेशान हो जाता कि कामकाज के बीच में भी नन्नू की वे तिड़ती आंखें उसके हृदय को बेदने लगती। आंगन में इधर उधर आने जाने में वह घबराता कहीं नन्नू पर नजर न पड़ जाए, इसलिए गांव के दूसरे लोगों को काम सौंप कर वह बाहर के कामों में सुबह से शाम तक जुटा रहता। क्रियाक्रम बीत जाने पर वह घर में कम ही बैठ पाता। अक्सर सौदा सामान खरीदने बाजार निकल जाता था, या खाली रहा तो गांव में किसी के दरवाजे पर बैठा दिन गुजार देता। इसी तरह कई महीने बीत गए। बरसात आई और गई। पानी सूख गया। बादलों का गिरना बंद हो गया। बौछारों से टूटी जर्जर दीवारों के घाव भर गए। नई मिट्टी से सज संवर कर वे पहले जैसे ही प्रसन्न मालूम होती। ऐसे लगता जैसे इन पर कभी बौछार की चोट पड़े ही ना हो, कभी इनके तन पर ठेस लगी ही ना हो। उस दिन जमटोली में गादी लगी थी। कार्तिक की पुनों को हमेशा यह गादी लगती। बीच चौकी पर सतगुरु की तस्वीर फूल मालाओं से सजाकर रखी हुई थी। अगरबत्तियों के धुएं से चमरोटे की गंदी हवा भी खुशबूदार हो गई थी। कीर्तन मंडली बैठी हुई थी। गांव की औरतें बूढ़े बच्चे इकट्ठे होकर भजन सुन रहे थे। जड़ तुम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन की जतन कर हो, हम छूटे तुम आराधे। तुम जो गिरिधर तऊ हम मोरा, जो तुम चंदा हम भय है चकोरा। माधव तुम तो रहो तो हम नहीं तो रही, माधव तुम तो रहो तो हम नहीं तो रही, तुम सो तोरे कवन सो जो रही। काफी देर तक कीर्तन चलता रहा। नन्नू लौटी तो उसके मन में रैदास के गीत की पंक्तियां बार बार गूंजती रही। जो तुम तो रहो तो हम नहीं तो रही, वह धीरे धीरे गुनगुना रही थी। दलान का दरवाजा राम सुबह ने बंद कर रखा था। सांकल खटखटाई तो उसने आकर दरवाजा खोला। इतनी रात को तुम्हारा इस तरह गली गली घूमना ठीक नहीं है भौजी। जाने कहाँ का साहस आ गया था उसे। राम सुबह दरवाजा बंद करते हुए बोला। नन्नू ने और कुछ न कहा। मैं तुम्ही से कह रहा हूं। नन्नू एक झटके के साथ घूमी। राम सुबह के चेहरे पर उसकी आंखें इस तरह टिकी थी मानो भेद कर भीतर घुस जाएंगी। इतनी कालक होती है तो पहले ही ब्याह कर लिया होता। इस तरह डांट रहे हो लल्ला जैसे मैं तुम्हारी जोरू हूं। खबरदार फिर कभी आंख दिखाई तो। राम सुबह माथा पकड़कर बैठ गया। गुस्से और ग्लानि के मारे उसका सारा बदन जल रहा था, पर मुंह से एक शब्द भी ना निकाला। उसने चादर खींचकर मुंह ढक लिया और भीतर ही भीतर उफनता उबलता रहा। और तब से 5 बरस बीत गए। आज पहली बार राम सुबह की चिट्ठी आई है कि वह कलकत्ता से गांव आ रहा है। ये 5 बरस जाने नन्नू ने कैसे बिताए हैं। राम सुबह उसी रात को लापता हो गया। रोते रोते नन्नू की आंखें सूज गई। मेरा कोई ना होगा, मैं अकेली रहने के लिए ही जन्मी हूँ। वह अपने को धिक्कारती, कलपती। कभी मन पूछता, पर इसमें मेरी क्या गलती थी। मैं तो गाती देखने पर चली गई थी। कौन नहीं गई थी वहां। मैंने क्या कर दिया था ऐसा। हाँ, गलती जरूर थी। मैं विधवा हूं। उत्सव तमाशा मेरे लिए नहीं है। बबुआ नहीं है क्या? दूसरे दिन शाम को कमारी ने पूछा था। देखो दुल्हन, मेरी बात मानो
सुबह से ब्याह कर लो, तुम्हारी जात में यहाँ मना भी नहीं है, कब तक ऐसे रहोगी? चुप रह, नन्नू ने उसे वरस दिया था। दूसरे ही क्षण वह शर्म से गड़ गई थी। जाने कि लोग मन के छुपे राज को भाप लेते हैं, जिसे जितना छिपाओ उसे उतनी ही जल्दी लोग खींचकर सामने कर देते हैं। चुप तो रहूंगी दुल्हन, पर पछताओगी, ऐसा दूल्हा हाथ ना आएगा। वह जिंदगी भर तुम्हारे लिए कुंवारा नहीं बैठा रहेगा। ऐसा मौका हमेशा नहीं आता। तुम्हारे बाबूजी ने तो उसी को देखा था। मिस्री लाल से तो ब्याह धोखे से हुआ। मैं कहती हूँ चुप कर। नन्नू की आंखें टपटपाई। जिनकी जिंदगानी में धोखा ही लिखा है, उसे कौन मिट सकता है? कमारी सकपका कर चुप हो गई। आंसुओं की धार संभालना उसके बस के बाहर था। वह चुपचाप दरवाजा बंद कर चली गई। नन्नू चाची, नन्नू चाची, दुकान से कोई लड़का चीख रहा था। नन्नू माची पर से उठी और दुकान की ओर लपक कर चली। क्या है रे, क्यों चीख रहा है ऐसे? ये देखो कि कृष्णा बेल लेकर भाग रहा है, जन्नू ने हकलाते हुए कहा। वह ललचाई आंखों से लाल लाल बेरों से भरी टोकरी को देख रहा था। अच्छा भाग रहा है तो भागने दे, तू भी ले और भाग यहाँ से, हल्ला मत मचाओ यहाँ। लड़के जेबों में बेर भरे खिलखिलाते हुए बाहर चले गए। नन्नू ने दरवाजा बंद कर लिया और रसोई में चली गई। कलकत्ता की गाड़ी शाम 7 बजे के करीब आती थी। नन्नू आंगन में चारपाई डाले लेटी थी। छिलंगी चारपाई थी, मूंछ की। पैरों में रेसों की चुभन अजीब किस्म की लगती। हवा पहले जैसी सर्द न थी। हल्की गर्मी गुलाबी रंग की तरह हर झकोरे में समाई हुई थी। नन्नू के खुले हुए काले बाल सिरहाने की पाटी से जमीन तक लटके हुए थे। वह चुपचाप नीले आसमान के तारों को देख रही थी। आंगन की पूर्वी दीवार की आड़ से शायद चांद निकल रहा होगा, क्योंकि उजला उजला ढेर सा प्रकाश मुंडेर की छाजन पर मिट्टी की पटरियों से टकराकर चमक रहा था। सांकल खड़की। भौजी, नन्नू ने दरवाजा खोला। सुबह था सामने। अंधेरे में वह उसे देखती रही। आ जाओ। पंखुड़ियों के चटकने जैसी आवाज सन्नाटे में उभरकर खो गई। दोनों बिल्कुल खामोश थे। राम सुबह आंगन की चारपाई पर आकर बैठ गया। एक अजीब सन्नाटा दोनों को घेर कर बैठ गया था। खा पीकर राम सुबह जब सोने के लिए अपनी चारपाई पर गया तो माची खींचकर नन्नू उसके पास ही बैठ गई। क्यों बाबू, बहुत दिनों की बात सुन ली? नन्नू ने ही बात शुरू की। बहुत दुबले हो गए हो, बीमार तो नहीं थे? नहीं तो, राम सुबह बोला। 5 साल तक तो भुलाने की कोशिश करता रहा भौजी, पर भूलता नहीं। मैंने कई बार सोचा कि चलकर तुमसे माफी मांग लूं, पर हिम्मत ना हुई। अब कि मैंने तय किया कि जो कहना है कह ही आऊं। मैंने अनजाने में गलती कर दी भौजी। मैं नहीं जानता था कि मेरी तनिक सी गलती इतना बुरा फल देगी। मैंने जो कुछ किया मिस्री भैया की खुशी के लिए ही किया, पर कसूर तो है ही, चाहे वह जैसे भी मन से हो। राम सुबह ने जमीन पर देखते हुए कहा। मेरे कसूर को तुम ही माफ कर सकती हो। कसूर कैसे लल्ला? तुम जिसे कसूर कहते हो वह तो मेरे भाग्य का फल था। तुम समझते हो कि बाबूजी को कुछ नहीं मालूम था? मालूम तो उन्हें तभी हो गया था जब डोला भेजने की बात हुई। बिगड़ने वाली बात तो सभी पहले ही जान लेते हैं। जिनके पास बल है उसे नहीं होने देते, जो कमजोर है उसे धोखा कहकर छिपाते हैं। बाबू को सब मालूम हो गया था, पर अच्छे घर भर के लिए जो चाहिए वह बाबू कहाँ से लाते? इसमें तुम तो एक बहाना बन गए। तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? नन्नू ने आंचल से आंसू पोंछ लिए। राम सुबह बेवकूफ की तरह आंखें फाड़ कर अंधेरे में नन्नू को देख रहा था। अच्छा बाबू, थके हो, सो जाओ, सवेरे फिर बातें कर लूंगी। नन्नू उठकर अपने कमरे में चली गई। राम सुबह 3 दिन तक रहा। 3 दिनों में शायद ही वह 2-1 बार गांव में घूमने गया हो। दिन रात नन्नू से बातें करना ही उसका काम था। दुनिया भर की बातें, कलकत्ता की, बाप की, माँ की, भाइयों और भौजाइयों की। नन्नू राम सुबह को एकदम बदली हुई लगती।
उसकी आंखों में अब पहली जैसी तीखी चमक नहीं थी। उसके स्थान पर ममता और स्नेह का जल भरा था। अब वह एकटक सुनसान कोने को नहीं देखती थी, पर बरौनियों में नमी अब भी पहले जैसी ही थी। नन्नों को इस नए रूप में देखकर रामसुभग का मन नई आशा से भरने लगा। तो क्या यह सच हो जाएगा? क्या भाग्य की गणना फिर सही हो जाएगी? पर नन्नों से कुछ कह पाना उसके लिए सदा ही कठिन रहा है। वह आज भी पिछली 2 घटनाओं को भूला नहीं था, पर नन्नों भी तो पहले जैसी ना थी। आज नन्नों को फिर पुरानी बातें याद आ रही हैं। रैदास के गीत की वह बात जाने फिर क्यों बार बार याद आने लगी है। जो तुम तो रहो तो हम नहीं तो रही, तुम सो तोरी कवन सो जो रही। वह खुश है, प्रसन्न है, पर रामसुभग को चैन नहीं। शायद चलने की बात करूं तो वह कुछ खुलकर कहेगी। इसी आशा से उस दिन सुबह ही सुभग ने कहा, भौजी अब मैं गांव जाऊंगा, आज रात वाली गाड़ी से। क्यों बाबू, मन नहीं लग रहा? मन तो लग रहा है, पर अच्छा ठीक है। रामसुभग इस उत्तर से कुछ समझ ना सका। वह मन मारे अपने कमरे में बैठा रहा। शायद चलते वक्त कुछ कहे, शायद फिर लौट आने के लिए आग्रह करे। शाम को अपना सामान बांधकर जब सुबह तैयार हुआ तो नन्नू अपने घर में से निकल कर आई। तैयारी हो गई लल्ला? हाँ। नन्नू ने आंचल से हाथ निकाला और रामसुभग की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, यह तुम्हारा रुमाल है लल्ला। रामसुभग काठ की तरह निश्चेष्ट हो गया, पर इसे तो मैंने मुंह दिखाई में दिया था भाभी। बाबू ने तुम्हारा मुंह देखकर मुझे अनदेखा सुहाग सौंपा था। तुम्हारी माँ ने उसी के अमर रहने के लिए रुपए दिए थे आशीर्वाद में। बड़ों ने जो दिया उसे मैंने माथे पर ले लिया। मैं कमजोर थी ना, भाग्य से हार गई, पर आज तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं। आज मुझे तुम हारने मत दो। तुम्हारा रुमाल मेरे पांव बांध देता है लल्ला, इसी से लौटा रही हूं, बुरा न मानना। रामसुभग ने धीरे से रुमाल ले लिया। नन्नू उसका जाना भी न देख सकी, आंखें जल में तैर रही थी। दिए की लौ जटामासी की फूल की तरह कई फाकों में बट गई। नन्नू ने किवाड़ तो बंद कर लिया, बस साकल न चढ़ा सकी। तो ये थी आज की कहानी नन्नू। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।